बोली, क्यों झूठ बोलती हो बहन? अचानक से सब कैसे हो गया? मैं आप सबको सच्चाई बताती हूँ। हुआ यूं कि ये नदी किनारे बेहोशी में मुन्ना को मिली थी और मुन्ना इन्हें अपनी माँ समझकर घर ले आया। जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने प्रधान जी पर अंगुली उठाना शुरू कर दिया, तो एक दिन प्रधान जी ने गुस्से में आकर इनकी मांग भर दी। मर्दों का क्या है? और फिर अपने से 8-10 साल छोटी पत्नी मिले तो कोई भी मर्द शादी करने को राजी हो जाएगा। तभी रुक्मणी बोली, कैसी बातें कर रही हो बहन? बिना बात के किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। जो भी हो, अब तो ये भाई साहब की ब्याहता है। जानकी बोली, कोई किसी को मजबूरी में ब्याहता बनाता है तो कोई मजबूरी में ब्याहता बनता है। अब ये तो वो ही जाने भला, मैं कैसे किसी के मन की बात जान सकती हूँ। रहने दीजिए। जानकी बहन, यहाँ सब बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं। शादी अच्छे से निपट जाए बस। रुक्मणी बोली, अरे भाई, मुझे क्या लेना देना दुनियादारी से? वो तो मैं गलत को गलत और सही को सही कह रही थी। और इतना कहकर जानकी वहां से चली गई। खड़े खड़े संयोगिता की बड़ी बड़ी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। रुक्मणी बोली, चलो हटाओ बहन, तुम भी क्या अपना मन खराब कर रही हो? लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। चलो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। बहुत भारी साड़ी पहन रखी है, इसमें काम भी नहीं करते बनेगा। जब कल बारात का समय हो तब फिर से पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। और इतना सुंदर चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता, जरा मुस्कुराओ तो। और रुक्मणी की बात सुनकर संयोगिता मुस्कुरा दी, कपड़े बदलकर कामकाज में लग गई। उस दिन सारे नेकचार निपटाने के बाद रात्रि का भोजन शुरू हुआ। खाने में चने की दाल, कढ़ी पकौड़ी, चने का साग, कद्दू की सब्जी, भरी हुई मिर्च का अचार, बूंदी का लड्डू, चावल और रोटी थी। पहले पुरुष और फिर महिलाओं की पंगत लगी। खाने के बाद सब फुर्सत में थे। तभी रुक्मणी संयोगिता से बोली, चलो बहन, बन्नी के मेहंदी तो लगा दो। संयोगिता खुश होकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी रुक्मणी की जेठानी वहां आकर बोली, कैसी बातें कर रही हो रुक्मणी? पता है ये पहले विधवा थी और दूसरी शादी में ना पंडित था और ना फेरे हुए, तो कैसी शादी और कैसी ब्याहता? इसके हाथों से मेरी बेटी को मेहंदी लगवाओगी? मुझे इनकी गांव की जानकी ने सब बता दिया है। रुक्मणी बोली, ये सब बीती बातें हैं जीजी। नहीं, ये सब मैं मानती हूँ। रुक्मणी की जेठानी बोली। ये सब सुनकर तब तक मुन्ना शिवनंदन सिंह को अंदर लाकर बोला, बाबा, इन काकी ने माँ के बारे में कुछ कहा और माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी रुक्मणी की जेठानी बोली, क्या गलत कहा मैंने? ना पंडित, ना फेरे और ना बाराती, तो फिर कैसी शादी? तब तक धर्म सिंह भी वहां आ पहुंचे। क्षमा करना मित्र, मैं यहाँ अब एक क्षण भी नहीं रुक सकता। शिवनंदन सिंह जी बोले। लेकिन क्यों मित्र? धर्म सिंह ने शिवनंदन से पूछा। जहाँ मेरी पत्नी का अपमान हो वहाँ मैं कैसे रुक सकता हूँ? मैं अभी इसी समय अपने परिवार सहित यहाँ से जा रहा हूँ। क्षमा करना मित्र, आप जब भी कहेंगे मैं आपके हर कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। लेकिन अभी आज्ञा दीजिए। उन्होंने संयोगिता से अंदर से सामान लाने को कहा और उसी समय धर्म सिंह से हाथ जोड़ क्षमा मांगी और तांगे पर परिवार सहित जा बैठे। ये सब देखकर संयोगिता के मन में शिवनंदन सिंह के प्रति प्रेम के बीज ने अंकुर का रूप ले लिया था। धर्म सिंह का घर गुस्से में छोड़ तो दिया, लेकिन रात का समय, इतना लंबा सफर, जो तांगा गांव छोड़ता जा रहा था तो डर भी बढ़ता जा रहा था। डर सभी रहे थे लेकिन एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर रहे थे। भगवान का शुक्र था कि उस दिन उजियारी रात थी, मतलब चांद की रोशनी पूर्णतः धरती पर पड़ रही थी। लेकिन चाहे जो हो, रात तो रात होती है। कहीं उल्लू की आवाज डरा जाती तो झाड़ियों में सांप गोहरे के सरसराने की आवाज सुनाई दी जाती। फिर भी सफर जारी था, क्योंकि रुकने का कोई फायदा भी नहीं था। तभी अचानक न जाने कहां से 2-3 डाकू झाड़ियों से बड़ी बड़ी कटारों के साथ निकले और तांगा रुकवा कर तांगे वाले और शिवनंदन को पकड़ लिया और बोले, क्या क्या सामान है निकालो। शिवनंदन सिंह ने अपनी अंगूठी, घड़ी, चेन और बटुआ निकाल कर दे दिया। उनमें से एक बोला, तांगे में जो भी महिला हो उससे कहो अपने सब गहने दे दे, नहीं तो अभी तुम्हारा गला रेंत दूंगा। ये सुनकर संयोगिता तांगे से उतरकर आई और बोली, ऐसा ना कहे भाई जी, ये रहे मेरे सारे गहने और कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। डाकू बोला, तुमने हमें भाई कहा है बहन?
बिना गाली के हमसे कोई बात नहीं करता। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम में से कोई एक तुम्हें लोगों को तुम्हारे गांव तक छोड़कर आएगा, क्योंकि आगे और भी डाकू मिल सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। आधी रात तक सब घर पहुंच गए। संयोगिता ने शिवनंदन सिंह से पूछा, ऐसा भी क्या गुस्सा कि आधी रात को शादी का घर छोड़ दिया? था कुछ कारण। किसी का दिल जीतना था जो अभी तक नहीं जीत पाया। किसी को मुन्ने की मां कहने का हक पाना है। शिवनंदन सिंह बोले। यह सुनकर संयोगिता शर्मा गई। फिर शिवनंदन सिंह ने पूछा, आप भी तो अपनी जान जोखिम में डालकर तांगे से उतर पड़ी। हाँ, मुझे भी तो किसी का दिल जीतना था, ताकि मैं भी किसी को मुन्ने की बाबा कह सकूं। संयोगिता बोली। तो बनोगी मेरी मुन्ने की माँ, करोगी एक बार सबके सामने मुझसे ब्याह? शिवनंदन सिंह ने संयोगिता से पूछा। और संयोगिता शर्माते हुए शिवनंदन सिंह के गले लग गई। आज दोनों दिल से एक दूसरे के हो गए थे और मुन्ना को सदा के लिए माँ का स्नेह मिल गया था। तो दोस्तों, सरोज वर्मा जी की लिखी ये पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आगे आपको किस प्रकार की कहानी सुननी है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। जौनपुर, एक छोटा सा गांव। गजरा, गजरा कहाँ रह गई बिटिया? एक अधेड़ उम्र की औरत अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए बोली। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई, कहीं दिख ही नहीं रही है। बोलते हुए ही वो औरत अपने घर से बाहर निकल आंगन में आकर अपनी बेटी को देखने लगती है, मगर उन्हें कहीं पर भी अपनी बेटी दिखाई नहीं देती है, जिस कारण वो अपने घर के आसपास ही अपनी बेटी को ढूंढते हुए आवाज लगाने लगती है। उसी घर के पीछे एक लड़की गाय के तबेले में अपनी गाय को चारा डाल रही थी और वो चारा डालते हुए ही अपनी गाय से बातें करते हुए बोली, जल्दी से चारा खा लो राम प्यारी, आज हम वैसे ही काफी सारे काम है हमें ये लाने, हम तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिता सके हैं, ना ही हम तुम्हें वापस से आकर चारा देने वाले हैं, इसीलिए भर पेट चारा खा लो। बोलते हुए ही एक लड़की जिसने एक सिंपल सा पटियाला सूट पहन रखा था, माथे में छोटी सी बिंदी, आंखों में गहरा काजल, होठ एकदम गुलाबी जिस पर कुछ भी नहीं था, कमर तक आती हुई लंबी चोटी जो गूंथी हुई थी, एकदम दुबला पतला शरीर, 5 फीट 6 इंच हाइट और चेहरा एकदम सादगी से भरा हुआ। अभी ये लड़की अपनी गाय भैंस से बातें करते हुए उन्हें चारा दे ही रही होती है, उतने में ही उसके कानों में अपनी माँ की आवाज पड़ती है, जो उसे ही आवाज लगाकर बुला रही होती है। गजरा कहाँ चली गई लड़की? बोलते हुए ही उसकी माँ गाय के तबेले तक आ जाती है और तबेले में अपनी बेटी को देखकर उस लड़की की माँ बोली, तू यहाँ पर है गजरा, और हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। इतना बोलते हुए ही वो औरत अपनी बेटी के हाथ से चारा लेकर खुद ही गाय को देने लगती है। का हुआ माँ, तुम काहे हमें इतना जोर जोर से आवाज लगा रही हो, कुछ हुआ है का? बोलते हुए ही गजरा दूसरा चारा उठा सभी गाय को देने लगती है। कछु हुआ नहीं है, बस हम तो तुम्हें ये याद दिलाने आए हैं कि इसी खातिर आवाज भी लगा रहे थे कि आज शहर से तुहार छुटकी बहन आ रही है, बस हम तुम्हें वही याद दिलाने खातिर बुला रहे थे। अम्मा, हमें सब याद है और हम भला इतनी सी बात कैसे भूल सकते हैं। आज हमारी छोटी बहन आने वाली है, इसीलिए तो अम्मा हमने आज खेत का सारा काम जल्दी ही कर लिया और अब गाय को दूसरी बार चारा भी दे रहे हैं। अब आप चलो और घर जाकर आराम से बैठो, हम हमारी छुटकी बहन के लिए उसकी पसंद का सारा खाना सब बना लेंगे। अम्मा, तुम काहे इतना परेशान होती हो? इतना बोलते हुए ही गजरा अपनी माँ का हाथ पकड़ उन्हें अपने